नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है ना। आज की अपनी कृषि चर्चा के अंदर अपन चर्चा करेंगे कृषि विधेयक जो पारित किए गए हैं उनके बारे में, है ना। तो बहुत सारी अभी कृषि आंदोलन बहुत पुरजोर तरीके से चल रहा है, क्यों विरोध हो रहा है, क्या कारण है, उनके क्या सवाल है, वो सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे पहले कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि वास्तव में आपका इसका विश्लेषण चाहते हो, आप देखना चाहते हो, तो सबसे पहला मेरा ये निवेदन है कि आप अपना पर्सनल ईगो को साइड में रख दें। क्योंकि जब कोई भी चीज़ है ना, पर्सनल ईगो अपना साइड में आ जाता है आगे, तो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। जैसे कि कोई राजनीतिक से आपने पहन लिया था कि यार आप उस चीज़ को उससे जोड़ कर देखोगे, तो आप देख लेना। तो मैंने जो पढ़ा है और उसके अंदर से जो विश्लेषण किया है और बहुत सारे सवाल जो आए सामने, उनका क्या समाधान हो सकता है और क्या विधेयक के अंदर है और क्या इसके अंदर नहीं है, तो उस विश्लेषण को आप देखिए, है ना। तो अपने 3 विधेयक बनाए गए हैं ना, उसके अंदर देखो अपना केंद्र सरकार के द्वारा पहला विधेयक है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 पहला। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन कृषि सेवाएं समझौता अधिनियम। इसके बाद तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अनाज दलहन तिलहन खाद्य वन वस्तुओं को इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया गया। अब इसके अंदर ये अधिनियम को हम पहले समझते हैं कि इसके अंदर है क्या, तो अपन शॉर्ट तरीके से समझते हैं, है ना। तो इसके अंदर शॉर्ट तरीके से समझते हैं कि क्या क्या है। पहला अधिनियम के अंदर कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम के अंदर क्या है कि ये जो एपीएमसी सिस्टम है, जो उपज मंडी है, उसके अतिरिक्त भी माल को कहीं पर भी बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहली चीज ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप कहीं पर भी बेच सकते हैं, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी आपको नहीं होगी, ये अधिनियम कहता है। अब कृषक सशक्तिकरण के अंदर किसकी बात की है, अब नॉर्मल तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बातचीत हो रही है ना, उसके बीच में मूल्य निर्धारण का वो बात हो रही है। कृषि सेवाओं का समझौता अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर है अनाज दलहन तिलहन खाद्य तेल प्याज आलू, ये जो है इनको अंदर आवश्यक वस्तु के अंदर नहीं रहे, इनको कह रहे हैं कि आप इसका स्टोर कितना भी कर सकते हो। तो ये अधिनियम तीनों हैं जिसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले है कि आप कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम के अंदर क्या बोला है कि आपको पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपना माल कहीं पर भी बेच सकते हैं। अब इनके अंदर समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, राज्य सरकारें जो है वो अपना रोना क्यों रो रही है, मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसी स्वतंत्रता मिलती है कि कहीं पर भी आप माल बेचते हो, तो जैसे कि एक बॉर्डर को पार करके दूसरे बॉर्डर राज्य के जाना पड़ता है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा टैक्स देना पड़ता है। और अगर मान लीजिए वो टैक्स के द्वारा बहुत बड़ी आमदनी होती है, और वही आमदनी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा राज्य सरकार को। और जहां जहां केंद्र सरकार के विपरीत विपक्ष की सरकारें हैं, वो इसका पुरजोर विरोध कर रही है। पहला कारण वो उनका, ये मैंने उनका दर्द बताया जो राज्य सरकार है वहां की, पहला दर्द। अब किसानों की समस्या है, अब इसके अंदर कह रहा है कि एपीएमसी सिस्टम के अतिरिक्त आप माल को कहीं पर बेच सकते हो। तो इसमें कह रहे हैं कि एपीएमसी सिस्टम है जो उपज मंडी है उसको खत्म करने की बात हो रही है, जबकि हालांकि इस विधेयक के अंदर इस प्रकार की बात नहीं की गई है। लेकिन अब जो उनके सवाल है, क्योंकि जो जितना केंद्र सरकार है वो उनको इस बिल के अंदर मूर्ख समझ रही है, स्पष्टता नहीं ला रही है, तो इतने किसान भी समझदार है, वो इतने मूर्ख है नहीं जितना आप समझते हो। तो उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम करेक्ट है कि इस विधेयक के अंदर आप यदि स्वतंत्रता प्रदान करते हो, तो एपीएमसी सिस्टम क्यों लाया गया था, एपीएमसी सिस्टम क्यों लाया गया था, इसको अब समझना पड़ेगा। ये आज से लगभग 40 साल पहले, 40 से 45 साल, इतना ही को अंदाजन साल पहले लाया गया था सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर क्या है कि एपीएमसी सिस्टम के अंदर लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना है। एपीएमसी सिस्टम इसलिए लाया गया था कि साहूकार हुआ करते थे, और वो साहूकार अपनी मनमानी फसल की रेट लगाया करते थे, और उसको नष्ट करने, उस प्रणाली को खत्म करने के लिए एपीएमसी सिस्टम कृषि उपज मंडियों की स्थापना की गई, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, एपीएमसी का अर्थ है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। अब ये उपज समितियों के अंदर क्या चीज होती है वो सिस्टम समझते हैं। तो ये कृषि उपज मंडी के अंदर क्या होते हैं कि वो किसान उस मंडियों के अंदर अपना मटेरियल को बेचने के लिए जाता है,
और वहां पर क्या होते हैं, जो ये बात कर रहे हैं ना कहते हैं कि आड़ती बिचौलिए को समाप्त किया जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा है सरकार की तरफ कि इसके अंदर से कि बिचौलिए है वो किसान का बहुत सारा हिस्सा खा जाते हैं। तो ये जो भ्रांतियां जो सरकार अपनी तरफ से बता रही है केंद्र सरकार कि भाई आड़तियों को खत्म किया जाएगा, बिचौलियों को बहुत सारा अनाज है जो किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है इनकी वजह से, तो ये सिस्टम को अपन समझते हैं कि ये क्यों अब उनको बरगलाने की कोशिश कर रही है ना वो चीज़ों। तो ये कह रही है कि इनको खत्म किया जाएगा। तो आखिर में ये आड़तिए या फिर बिचौलिए होता है कि इसको समझने की जरूरत है। आधे से अधिकतर लोगों को यही पता नहीं है कि व्हाट इज दिस वर्ड, ये मीनिंग्स क्या है इनकी चीज़ ना। तो देखो अलग अलग जगह इनका अलग नाम है। जैसे बिहार के अंदर देखोगे तो इसका नाम गादी के नाम से जाना जाता है। आप इंग्लिश के अंदर देखोगे तो इसका नाम कमीशन एजेंट है, और बिचौलिया कह सकते हो, दलाल कह सकते हो, है ना। तो ये कह सकते हो, और मुख्य रूप से इसका नाम पड़े यहाँ राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर इसको आड़तिया के नाम से रूप से जानते हैं। तो इसका मुख्य भूमिका क्या होती है उसको समझते हैं कि जैसे ही अपन मटेरियल को लेके गए और वो उपज मंडी के अंदर अपन मटेरियल को लेके जाएंगे, तो व्यापारी वर्ग होता है उसके और अपने बीच में एक समझौता करवाता है। समझौता कैसे करवाते हैं, जैसे अपन को वहां लेके जाएंगे तो ये जो आड़ती होते हैं, ये जो होता है ये बोली लगाते हैं कि मैं तेरा माल इतने में बिकवाऊंगा, फिर दूसरा आड़ती है कि मैं तेरा माल इतने में बिकवाऊंगा, जिससे किसान को रेट मिलती है, किसान को अच्छी से अच्छी रेट मिल सके। ये इनका काम होता है। और एक मेरे हिसाब से एपीएमसी सिस्टम बहुत बेहतरीन सिस्टम है, और अपना जो ये मार्केटिंग सिस्टम है अपने पंजाब का मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। तो एपीएमसी सिस्टम के अंदर हाँ इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम कब कर रही थी वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए अब ये इनका मुख्य भूमिका होती है, मैंने बताया आपको अभी आड़तियों की। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या होता है कि मुख्य रूप से वर्ष भर उनको पैसे उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है कि भाई जो किसान होता है वो किसान को कहता है कि तेरे वर्ष भर है ना ब्याज रेट उनकी होती है और कमीशन परसेंट जो भी होता है वो सब उनका सिस्टम चलता है। अब इसके अंदर ये इसकी मुख्य भूमिका होती है, और ये इनको खत्म करने की बात, ये खत्म करने की बात नहीं की, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से खत्म करने की कह रहे हैं कि भाई इनका इस विधेयक से ये क्या बढ़ती है बिचौली है ये दलाल ये समाप्त हो जाएंगे, इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। हालांकि ऐसा कोई है नहीं। तो इनको खत्म करने की जरूरत ही का है, क्योंकि ये जो आड़ती है ये भी तो सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, सरकार के द्वारा इनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है, इसके बाद वो आड़ती कर सकते हैं। तो ये सिस्टम होता है। तो अब समझते हैं कि अब प्रॉब्लम कैसे होगी, ये कृषि उपज मंडियां खत्म होने की बात क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन समझिए कि जब निजी मार्केट तैयार करने की बात कर रही है ये विधेयक है, वो निजी मार्केट तैयार करने की बात कर रहा है। जब निजी मार्केट को तैयार करेगा, स्वतंत्रता देगा, और जब स्वतंत्रता देगा तो निजी मार्केट तैयार होगा, कहीं पर भी माल को बेच सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, अगर निजी मार्केट तैयार होगा तो निजी मार्केट तैयार होने से अब सरकार क्या करेगी, उस कृषि उपज मंडी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो इनडायरेक्ट तरीके से आप कह सकते हो कृषि उपज मंडियां आने वाले समय के अंदर समाप्त होने की संभावनाएं बढ़ती है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जब मार्केट के अंदर एक सिंपल सी बात बताओ कि जैसे बीएसएनएल समाप्त होगी, किसकी वजह से, जियो मार्केट के अंदर इतना सभी चीज की सुविधा देने की वजह से, बोले कि वो क्या हो कि बीएसएनएल खत्म हो गई। तो बीएसएनएल के कर्मचारी है, बीएसएनएल के अंदर लोग करने वाले वो बेरोजगार हो गए। पहली चीज तो यहां पर ये कमीशन एजेंट जो आड़ती कह रहे हैं उनका बेरोजगार जाने की प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं कि ये इनकी प्रॉब्लम है, तो इनको स्वतंत्रता। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता हमने दी है, तो स्वतंत्रता पहले से भी थी, इन्होंने कोई नई बात इसके अंदर कोई जोड़ने की बात नहीं है ना। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इसके अंदर कि भाई आपने नई बात इंक्लूड की है। हाँ, इसलिए इन्होंने केंद्र सरकार ने अपना फायदा सोचा है। केंद्र सरकार ने इसलिए ये किया कि भाई स्वतंत्रता प्रदान की है, जो राज्य सरकार का टैक्स आता है तो वो उसको टैक्स को मुक्त कर देगी, ताकि केंद्र सरकार को कोई नुकसान ही नहीं है, केंद्र सरकार को जो टैक्स मिलना है वो मिलेगा ही। तो ये कहते हैं कि ये वन नेशन, एक ही पूरे भारत देश के अंदर अपने एक ही मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे यदि मान लीजिए ऐसा ही सिस्टम हुआ तो ये कृषि उपज मंडियों के ऊपर खतरा आने की संभावना रहती है। अब दूसरी चीज होती है कि सरकार एमएसपी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम एमएसपी की। बोले कि सरकार एमएसपी खत्म करने की बात कर रही है, हालांकि इस बिल के अंदर एमएसपी खत्म करने की कहीं पर बात नहीं है, और उन्होंने कहा कि आश्वासन भी सरकार के द्वारा दिया गया है कि इसके अंदर एमएसपी के ऊपर कृषि उपज मंडियां खत्म नहीं की जाएगी। लेकिन एमएसपी के ऊपर क्यों बात करी है वो बताइए, बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो एमएसपी पहले समझते हैं। एमएसपी क्या होती है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई ये पेन ही है तो इसका प्राइस कितना मैक्सिमम देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, कि इस साल में करो। लेकिन एक पहली सिस्टम तो ये है कि एमएसपी तय करने का तरीका ही गलत है। पहली चीज अपने देश के अंदर वो सुधार करने की जरूरत है, जो तो उन्होंने किया नहीं। वो कहते हैं कि वो कहते हैं पक्षी का, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक तोता होता है, वो पिंजरे के अंदर कैद होता है,
तो वो उसका मालिक होता है ना, तो वो उसको डेली फ्रूट्स है, बहुत सारी चीज़ें ला ला के देता है। तो एक दिन उसने तोते ने कहा कि यार मैं ये एजुम्स काल्पनिक कहानी कह सकते हो इसको, है ना आप। तो उसके अंदर तोते ने एक दिन कहा कि आप इतने ही अच्छे हो तो मेरे को रिहा कर दो ना, है ना। रिहा करने का मतलब मुझे स्वतंत्र कर दो। आप इतने यदि अच्छाइयाँ दिखा रहे हो लोगों के सामने कि मेरे लिए ये लाते हो वो लाते हो, तो आप मेरे को इस आजाद पंछी की तरह घूमने दो। तो आप इतने ही अच्छे हो तो आपको स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू करनी चाहिए थी। एमएसपी कैसे तय करते हैं? एमएसपी कह कि भाई सरकार जैसे कि रबी की फसल आने वाली है तो उससे पहले एमएसपी को तय किया जाता है और उसी खरीद रेट पर सरकार इसको उस रेट पर खरीदती है, यानी कि इससे ज़्यादा हम कम पर नहीं खरीदेंगे, ये सरकार की होती है। और जो व्यापारी वर्ग होता है वो भी कम का लगभग एमएसपी के बराबर ही है, उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता, एमएसपी के बराबर ही खरीद होती है ना। तो ये अब दूसरी चीज़, यदि ये एमएसपी की बात कर रहे हैं तो पहली चीज़ जो एमएसपी का बेनिफिट है, जो सरकारी खरीद है, जो एमएसपी का बेनिफिट है वो सभी किसानों को नहीं मिल पाता। और सभी किसानों को नहीं मिल पाता, इसका कारण है कि आपको 2014 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार भी देखें तो केवल 6% है, 6% लोगों को ही एमएसपी का बेनिफिट मिलता है। तो एमएसपी खत्म नहीं कर रही है, तो एमएसपी तो इनडायरेक्ट तरीके से जब मार्केट के अंदर जब तय हो जाएगी, निजी मार्केट आ जाएगा, तो एमएसपी उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो सरकारी खरीद के अनुसार खरीदे या ना खरीदे। तो सरकारी जो उनका जो मांग है किसानों की, क्योंकि जो प्राइवेटीकरण होगा तो उसके अंदर भी ये एमएसपी का नियम से जो लागू किया जाए निजी मार्केट के अंदर, तो ये सरकार का कोई इसके अंदर रुख नहीं है। तो ये भी नियम उनका मांग है वो जायज़ है कि एमएसपी है वो कॉर्पोरेट सिस्टम के अंदर भी आपको अधिनियम के अंदर लागू होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। तो ये तो अपनी थी कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधाओं के अधिनियम। अब इनके अंदर कृषि, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ कि इसके अंदर यदि मान लीजिए व्यापारी वर्ग और किसान के बीच यदि प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस समस्या का समाधान के अंदर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इसके समाधान कौन करेगा, कैसे करेगा, वो आगे मैं समझाऊंगा। अब दूसरा है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं के अंदर समझौता। अब इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, जैसे कि आप एक उदाहरण ले लिए कि सबसे बड़ा उदाहरण ले लिए पतंजलि का उदाहरण ले लिए, आप लेज कंपनी के चिप्स का उदाहरण ले लीजिए, टमाटर सॉस बनाने वाली कंपनी का उदाहरण ले लीजिए। तो ये कंपनियां क्या करेगी, किसान के पास जाएगी, किसान के पास जाएगी, पूरा जगह बड़ी बड़ी कंपनियां वो किसान के पास जाएगी और उससे पास के कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसके बाद किसान और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपको मेरे को आलू चाहिए चिप्स बनाने के लिए, तो आप इतने बीघों के अंदर आलू लगाइए ताकि उस आलू को मैं अपनी कंपनी के अंदर, लेज कंपनी के अंदर बनाकर बेच सकूं और उसका मूल्य पहले से निर्धारण करता हूं। तो ये तो अच्छी बात है कि मार्केट के अंदर किसी प्रकार की यदि प्रॉब्लम हो और उसका रेट पहले से तय हो तो इसके अंदर किसान को बेनिफिट होने की पूर्णतः संभावना रहती है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो सकती है कि सर ये तो अच्छी बात है और वास्तव में अच्छी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और दूसरी चीज है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनके द्वारा नहीं लाई जा रही है, पहले से चल रही है। अब उसके अंदर विवाद कैसे खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि ज्यादा बढ़ावा मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को तो प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी, इसके अंदर क्या कि किसान को बेनिफिट भी है नुकसान भी है। तो इसके अंदर दोनों वर्ग चिटिंग्स करते हैं। मैं बताता हूँ किसान कैसे चिटिंग करता है और कंपनी वाले कैसे चिटिंग करते हैं। कंपनी वाले इसके अंदर चिटिंग्स ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं चिटिंग मतलब कहते हैं कि अब देखो कैसे वो उनको बरगलाएंगे। कंपनी वाला क्या उनके साथ विवाद इनके बीच में कैसे खड़ा होता है वो कारण बताता हूँ कि कंपनी वाला मान लीजिए आपका 25 रुपये आलू तय कर दी रेट उसकी, बद आलू उत्पादन के बाद जब पहला समझौता किया था तब क्या किया था कि आपको मैं 25 रुपये के अंदर खरीद दूंगा। हालांकि ये सब पूरा लिखित होता है लेकिन ये उसने तय कर दिया कि 25 रुपये। लेकिन जब वो खरीदने के लिए आता है, जब खरीदने के लिए आएगा तब कहेगा कि मैं इसको 24 रुपये के अंदर खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा उसका रीजन दे देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख लेता है अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं ऐसे खरीदूंगा, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर ये पहली चीज। फिर वो कहता है तो किसान को नुकसान, और किसान दूसरी चीज चालाकी क्या करता है, किसान यदि मान लीजिए मार्केट के अंदर रेट उसको अच्छी मिल रही है तो कंपनी से चुप कर बेच सकता है। तो किसान भी इसके अंदर, बहुत सारे किसान हैं वो भी इसके अंदर ये प्रॉब्लम करते हैं। तो दोनों के बीच में विवाद भी हो सकता है। अब ये एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। तो और इसके अंदर जो ये बातें चल रही है कि किसान की जो जमीन है उसका स्वामित्व खतरे में आएगा। तो इसके अंदर कोई स्वामित्व खतरे में आने की बात नहीं कि उसकी जमीन ले ली जाएगी, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं होता है। स्वामित्व केवल आपकी जमीन लीज पर ली जाती है, जिसके ऊपर दो प्रकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक तो ये होती है कि आप खुद खेती करो
और उसको सिर्फ प्रोडक्ट जो मटेरियल है, जैसे कि आपने एलोवेरा लगाया और वो एलोवेरा सिर्फ कंपनी, पतंजलि कंपनी जो जूस बनाती है एलोवेरा का, और वो एलोवेरा सिर्फ कंपनी को आप उपलब्ध करवा दो, आप खुद खेती करो और आपको सिर्फ रेट मिल जाएगी, जैसे आप मार्केट के अंदर बेचते हो वैसे आप बेच सकते हो। दूसरा ये है कि खुद वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर खुद क्या करेगा, उस जमीन को लीज पे ले लेगा और उसके बाद वो आकर वहां पर खेती करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर होगा। अगर उसमें करता है तो किसानों को सबसे बड़ी समस्या होगी कि बड़े क्षेत्र में यदि होगा और वहां पर यदि कोई फैक्ट्री का निर्माण करेगा, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 2 साल का कर दिया, साल का कर दिया, साल का, अगर बड़ी कंपनियां आती है, मान लीजिए जैसे कि पतंजलि आटे की कंपनी आ गई और किसानों को एक गांव को पूरा का कवर कर लिया कि भाई अब की बार आपका जो गेहूं उत्पादन है वो सिर्फ डायरेक्ट मेरे को देना, ना कंपनी उपज मंडियों के अंदर ना देकर मेरे को देना है, तो उसमें क्या होगा, अब प्रॉब्लम किसान की क्या, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की जो बड़ी कंपनी, क्योंकि बड़ी कंपनी देखो, किसान एक कमजोर वर्ग, मैं कमजोर वर्ग मान, वैसे कमजोर वर्ग नहीं, लेकिन कमजोर मानने का कारण बताता हूं। अब किसान के अंदर और कंपनी के बीच में यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो व्यापारी वर्ग या जो कंपनीज वाला है उसके पास तो पैसे वैसे सब कुछ ज्यादा मात्रा में अंदर, जो छोटे जोत के आकार है उनके पास तो इतनी कहते हैं कि किसी चीज को एक नहीं है वो पैसे पूंजी इतनी, तो वो ताकि हर चीज का समस्या का समाधान करे, तो अगर मान लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो कहाँ जाएगा, तो ये सबसे बड़ा विवाद है। दूसरी चीज ये मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी है तो वहां के वो सस्ते किसान लाने की कोशिश कर, मतलब सस्ते मजदूर लाने की कोशिश करेगा, तो वहां के किसान हैं जो लोकल किसान हैं वहां के, वो बेरोजगार, उस गांव के लोग हैं वो बेरोजगार होने की संभावना है। दूसरी चीज इसके अंदर अगर मान लीजिए ऐसे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे कोई, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे कोई पॉइंट डाल दे ताकि उसके जमीन के ऊपर कभी 10 साल से पहले, तो वो उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर होने की संभावना रहती है, हमेशा रहती है। तो ये इनकी ये कोई समस्या है। दूसरा चीज ये इनका ये जो डिमांड है, बहुत जायज डिमांड है कि इसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर निश्चित तौर पे फायदा होता है, इसमें कुछ में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर अगर एमएसपी की बात जोड़ी जाए तो सबसे बेहतरीन रहेगी। एमएसपी की बात जोड़ने का कारण है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी एमएसपी जोड़ते हो आप, तो क्या है कि किसान को कह सकते हैं, किसान के साथ आप अच्छा वार्तालाप कर सकते हो, किसान को आप अच्छे से जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है इसको समझाया जा सकता है किसान को कि भाई आपको जो खरीद है वो एमएसपी के ऊपर भी, ये प्राइवेट कंपनी है ये भी एमएसपी के ऊपर ही करेगी, इससे कम नहीं करेगी, जिससे किसान आश्वस्त रहे। तो ये कैसे जैसे ये अधिनियम का नाम ही है मूल्य आश्वासन, तो इसका मूल्य के लिए आश्वासन कर दे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी एमएसपी को जोड़ा जाए। तो पहली चीज तो एमएसपी जो अपनी रेट है वो एमएस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो लागू किया जाए, सबसे बेटर होगा। और एमएस स्वामीनाथन की एमएसपी रिपोर्ट क्या है वो कभी मैं अगले वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि एमएसपी क्या होती है और किस प्रकार से एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या है ना। तो ये नियम, और ये नियम था अपना कृषक सशक्तिकरण नियम जो आश्वासन के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात थी। अब है आवश्यक वस्तु अधिनियम, और उसके अंदर भी अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू, ये अधिनियम सबसे बकवास अधिनियम मानता हूं मैं। क्यों ये लाने की जरूरत नहीं, मैं ये तो समझ रहा हूं, समझ में नहीं आ रही कि ये अधिनियम लाया क्यों गया है, क्योंकि इसके अंदर अधिनियम के अंदर क्या कह रहे हैं कि आप कितने ही मात्रा के अंदर स्टोर कर सकते हो, व्यापारी वर्ग है वो स्टोर कर सकता है, और कब नहीं करेगा, केवल 2 परिस्थितियों के अंदर, आपातकालीन स्थिति और युद्ध की प्रॉब्लम हो तब इसका स्टोर नहीं कर सकता किसी भी चीज का। कौन कौन से, इसको आवश्यक वस्तुओं से हटाया गया कि ये आवश्यक वस्तुओं के अंदर नहीं है, इनका आप स्टोर कर सकते हो। देखो अनाज को रखा है, दूसरा जगह दलहन, आपको देखा दलहन की जो दाल है उनकी मार्केट के अंदर डिमांड क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि व्यापारी वर्ग इसको क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तिलहनी समझ में आ रही है, खाद्य तेल तेल खाने वाली सामग्री है, तो तेल का आपको पता है डेली यूज की सामग्री है। प्याज की रेट बढ़ रही है, कारण आपको पता ही है। आलू, अब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम से इनको बाहर रखे कि इसका स्टोर करते हो आपको स्वतंत्रता मिलती है, पर कितने समय तक कितनी मात्रा के अंदर स्टोर करते थे। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ ही महीनों के पहले की बात है, जब मार्केट के अंदर प्याज की रेट बढ़ी थी, तो कई बार देखा था कि वो रेट बढ़ने का कारण ये था कि जो व्यापारी वर्ग था उसने स्टोर कर लिया था, उसको मार्केट के अंदर पहुंचने नहीं है, क्योंकि आलू और प्याज इसको स्टोर किया जा सकता है, तो उसको स्टोर कर रखा। जब स्टोर करके रखा तो मार्केट के अंदर क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी रेट बढ़ गई, और सबसे ज्यादा मरा कौन, गरीब वर्ग और किसान वर्ग। इस अधिनियम के तहत यही होगा, उल्टी कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, निश्चित तौर पर कालाबाजारी को बढ़ावा मिले। क्यों कि जो व्यापारी वर्ग होगा इस माल को स्टोर करके रखा जाएगा, और इतनी मात्रा में, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, ये इस अधिनियम का कहना है। तो सबसे ये घटिया अधिनियम मैं तो मानता हूं इसको, क्योंकि इसके अंदर अगर मान लीजिए ऐसा हुआ
तो जो लोग इसको अनाप शनाप स्टोर करके रख देंगे ताकि अचानक मार्केट के अंदर एक उछाल आएगा और उसके अंदर से रेट की मात्रा इतनी हो जाएगी कि ताकि आम आदमी इसको खरीद भी नहीं पाए। तो गरीबों को और मारने की साजिश कहते हैं। ये दीवार है के अंदर सुराग है, वो साजिश का हिस्सा है जिसे हम घर का रोशनदान कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर अधिनियम के अंदर, तो आपको जो दिख नहीं रहा है। अब ये तो हो गए तीनों अधिनियम की बात। अब इस अधिनियम के अंदर अगर व्यापारी वर्ग और किसान के बीच में यदि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, विवाद हो जाता है, या फिर कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर और किसान के बीच में यदि विवाद हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर विवाद हो जाता है तो इस विवाद के अंदर सबसे पहला जाना पड़ेगा आपको एसडीएम के पास। एसडीएम यदि समझौता करवा लेता है तो एसडीएम क्या करेगा, 5 लोगों की कमेटी बनाएगा, अध्यक्ष बनाएगा एक और 4 सदस्य बनाएगा और उनके बीच में समझौता करवाने की कोशिश करेगा। अगर उसके अंदर समझौता या फिर किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला तो वो जाएंगे जिला अधिकारी के पास। जिला अधिकारी के पास जाने के बाद जिला अधिकारी, एसडीएम और वो 5 सदस्य और दोनों पक्षकार से जो पक्षकार है उस पक्षकार के, अगर मान लीजिए एसडीएम से समझौता नहीं है तो दोनों पक्षकार के लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद उसको जिला कलेक्टर है जो मतलब जिला अधिकारी है उसके पास इसको मामले को पहुंचाया जाएगा। तो इसके अंदर इनकी ये सवाल है कि कोर्ट के अंदर जो न्यायालय का रास्ता खुलना चाहिए, तो ये जायज़ सवाल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो अगर मान लीजिए क्यों, इसका रीजन मैं बताता हूँ कि जो एसडीएम है या फिर जितने भी पुलिस प्रशासन एसडीएम है, ये प्रशासनिक अधिकारी है। ये प्रशासनिक अधिकारी क्या होते हैं, सरकारी नुमाइंदे होते हैं और सरकार के प्रेशर में काम किया जाता है। आपको पता है तबादला होने का सबसे ज़्यादा इनका तबादला होने का कारण क्या है, अगर मान लीजिए इसकी बात नहीं मानी, किसकी, सरकार की बात नहीं मानी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पटक देते। तो आपने देखा होगा जब जो ईमानदार एसडीएम या कैसे कोई ऑफिसर आता है तो उसका तबादले के कारण बहुत सारे जल्दी से जल्दी उसको हटा दिया जाता है। कई बार आपने सामने अपने एरिया के अंदर सबने देखा होगा। तो ये प्रक्रिया क्यों होती है, क्योंकि वो सरकार के दबाव के अंदर काम नहीं करता, सरकार के दबाव में काम नहीं करता तो उसको ट्रांसफर करवा दिया जाता है। तो यही होगा और यही होता रहा लाखों लंबे समय तक। और लंबे समय तक क्या होता है कि वो मामला सलटता नहीं है। पहली चीज क्यों नहीं सलटता, क्योंकि वो सरकार के दबाव में क्या है और कंपनीज है, सरकारी कंपनीज है, व्यापारी वर्ग है, वो हावी है, वो राजनीति के आदमी, तो वो तो राजनीति किसी राजनीतिक पार्टी या किसी से सपोर्ट मिलेगा और वो क्या करेगा, सरकार से दबाव बनवाएगा, किसके ऊपर, एसडीएम और उसके ऊपर, और उसके बाद वो समझौता करेगा। तो किसान कहाँ जाएगा, तो उसके लिए किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना पूरी है इसमें। इसके बाद देखते हैं अब इससे अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो इसके लिए इस समस्या का समाधान क्या है। इसके लिए इसको सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ कोर्ट का रास्ता इनका खुलना चाहिए, ठीक है। और अब कुछ सवाल है जो किसानों की तरफ से है, लेकिन मैं देखो ये सवाल मैंने लगभग तो हल कर दिए। एमएसपी खत्म होने की बात इस अधिनियम के तहत नहीं कही गई है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से खत्म होने की संभावनाएं होती है। मंडियां समाप्त होने करने की बात नहीं की गई है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से समाप्त होने की संभावनाएं रहती है। बड़ी कंपनियां शोषण करेगी, हाँ कर भी सकती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी। दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर स्वामित्व छिन जाने की, जमीन छिन जाने की, इसके अंदर स्वामित्व छिन जाने की कहीं पर बात नहीं है। आपकी जमीन कहीं पर जाने नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आपकी जमीन जाने नहीं, इसको लीज पर ली जाती है, वो आपके डिपेंड है। पर आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे तब आप जब समझौता आपके दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो तब आपको जब करते हो तो इसको विशेष ध्यान रखना होता है कि आप कितने साल के लिए कर रहे हो और कौन कौन सी बातें उसके अंदर सम्मिलित कर रहे हो। तो आप इसके अंदर तो आपको आपकी भूमि के स्वामित्व पर कोई खतरा नहीं है, ठीक है। इस अधिनियम से किसान को नुकसान है, तो इसके अंदर दोनों पहलू है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर फायदा भी है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दूसरा पहलू इसके अंदर नुकसानदायी भी हो सकता है। तो इसके अंदर कुछ फायदा भी है, क्योंकि माल के अंदर जैसे कि आपको देखोगा कहीं दूसरे स्टेट के अंदर आपको उसकी रेट अच्छी मिलती है, तो आप माल को दूसरे स्टेट के अंदर बेचते हो, लेकिन ये स्वतंत्रता पहले से भी थी, है ना। तो इसके अंदर कोई नया नहीं है। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि अगर इतने ही अच्छे थे लोग तो इनको एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देनी चाहिए थी, और ताकि इसको बहुत सारी चीज़ों को, आत्महत्या कम करने का, भूमिहर किसानों को ज़मीन देने का, जो जिनके पास भूमि नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं उनको ज़मीन देने का, इसके अलावा जो बैंक से ऋण मिलता है उस ऋण के अंदर ब्याज दर कम देने का। तो ये बहुत सारे सुझाव जो 2004 एमएस स्वामीनाथन की 2004 की रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें सारी चीज़ें लिखी है, और एमएसपी का 1.5 गुना उनको देने की मांग है ये एमएसपी के अंदर, एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर। बाकी काफ़ी चीज़ें जो बताई जो कभी चर्चा के अंदर अपन उनको बताएंगे आपको, है ना। तो ये था आपका कृषि विधेयक, तीनों बिलों के बारे में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो किसान हित की जो जानकारी है जो आपको यदि अच्छी लगी है
तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको अच्छी लगी तो आगे से आगे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे ही आपको किसान हित के अंदर जानकारी चाहिए और क्या आपके सवाल क्या है, यदि कोई किसान है जिसके सवाल है और वो सवाल भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इस विधेयक के तहत ये सवाल है और उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि इस विधेयक संबंधी किसी प्रकार की कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। और इसी प्रकार की किसान हित की जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना फैलाएं, ताकि किसानों को इस विधेयक संबंधी सारी जानकारी प्राप्त हो सके और आगे भी इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।